चलिए, तो पहला सवाल ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? NH/2 पाई, है ना। ये होता है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जितने स्पीशीज हैं उनमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है ना। N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ जो ऑर्बिट का जो नंबर होगा वो। एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू 1 डालेंगे, h/2 पाई, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 फोटोन्स हैं, है ना। एक एक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन सैंपल, उसमें से 3 फोटोन्स पिक किए गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक सैंपल है हाइड्रोजन एटम्स का, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, और ये जो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सब कैसे हैं? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो वो सब एक्साइटेड स्टेट में है, कहने का मतलब ये है कि अब एक्साइटेड स्टेट में है तो सारे के सारे क्या आएंगे? ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, है ना, बाय मेकिंग अ नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, है कि नहीं। सो तो अब ग्राउंड ग्राउंड स्टेट में जब वापस आएंगे, है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वो एनर्जी कहाँ दिखेगी हमको? फोटोन्स में दिखेगी। ठीक है, तो ये जो 3 फोटोन्स इस सैंपल में से इस सैंपल में से 3 फोटोन्स पिक किए गए। ये सैंपल जब वापस ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, इसके एटम्स जब वापस ग्राउंड स्टेट में लौटेंगे तो वो बहुत सारी एटम्स, बहुत सारे फोटोन्स रिलीज करेंगे, है ना। तो उसमें से 3 फोटोन को चूज कर लिया गया है और उनकी एनर्जीज है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 3 फोटोन्स हैं, है ना, ये कहाँ से आए? एक सिंगल एटम से आए, या 2 एटम से आए, या 3 एटम से आए, या ऑप्शन डी है कि या तो 2 एटम से आए या 3 एटम से आए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, है ना, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स हैं। जो फर्स्ट स्टेट है ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी लेवल कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जो तीसरा वाला है उसकी एनर्जी है 13.6 डिवाइड बाई 9, है ना, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। और भी ऊपर की स्टेट्स भी है लेकिन वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि n=3, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, एकदम ध्यान से समझना इसको, ठीक है। आसान है सवाल, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा टाइम देके समझना इसको, अच्छे से समझना। तो n=3 से वो या तो n=2 में जाएगा, है ना, या डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन n=3 से डायरेक्टली n=1 में जंप मारेगा। तो n=1 में अगर डायरेक्टली जंप मारेगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा, जिसकी एनर्जी कितनी होगी? इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर n=3 से n=2 में ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी होगी कितनी? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी होगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 2 से 1 में ट्रांजिशन मार रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांजिशन मार रहा है तो उसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए बारी बारी से सारे ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। पहला ऑप्शन, एक सिंगल एटम में, ठीक है, अगर एक सिंगल एटम है ना, तो उस सिंगल एटम से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली n=3 से n=1 में ट्रांजिशन मारेंगे। अगर n=3 से n=1 में डायरेक्टली ट्रांजिशन मारा तो एक ही फोटोन रिलीज हुआ,
विच इज इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस सिंगल एटम से 3 फोटॉन्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो है ना, ये पॉसिबिलिटी चली गई, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वही एक सिंगल एटम से ही, है ना, वो n=3 से n=2 में गया, है ना, और एक 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज किया गया, और फिर n=2 से n=1 में आया और एक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज हुआ। लेकिन इस केस में भी उस सिंगल एटम से हमको 2 ही फोटोन्स मिलेंगे, तीनों फोटोन एक ही एटम से आए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अब एक चीज और ध्यान देना इसमें कि मस्ट बोला है, मस्ट कम फ्रॉम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स में क्या हो रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है, ये एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 1, उसमें इलेक्ट्रॉन 3 से 2 जा रहा है और फिर 2 से 1 जा रहा है, ठीक है। तो 3 से 2 जाएगा तो कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 से 1 जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा। और दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली, एटम नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली n=3 से n=1 पे आया, तो क्या हो गया, क्या मिला हमको, हमको एक सिंगल फोटोन मिला जो कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है, लेकिन बट दिस इज नॉट दी ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। और क्वेश्चन में पूछा गया कि दीज फोटोन्स मस्ट कम फ्रॉम, मतलब मस्ट कम फ्रॉम 2 एटम्स ओनली, दिस इज नॉट दी ओनली पॉसिबिलिटी, सिर्फ 2 एटम से ही, मतलब 2 एटम अगर हैं तो हमको ये 3 फोटोन मिल सकते हैं। लेकिन एक केस हम और लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 एटम्स हैं, ठीक है, 3 एटम्स हैं, है ना, और 3 एटम्स में ये हमको 3 एटम से ये 3 अलग अलग फोटोन्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो एटम नंबर 1, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 3 से 1 में डायरेक्टली ट्रांजिशन मारा, कितना एनर्जी मिला फोटोन का, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा एटम है ना, जिसमें 2 से 1 ट्रांजिशन मारा, है ना, 2 से 1 ट्रांजिशन मारा, और हमको एनर्जी मिला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन मिला। एटम नंबर 1 से एक फोटोन मिला, एटम नंबर 2 से एक फोटोन मिला, और तीसरा एटम जो है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में ट्रांजिशन मार रहा है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इसकी एनर्जी हो गई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमको एटम नंबर 1 से ये वाला फोटोन मिला, एटम नंबर 2 से ये वाला फोटोन मिला, और एटम नंबर 3 से ये वाला फोटोन मिला, है ना, बराबर है। तो ये जो फोटोन्स हैं वो 2 एटम से भी आ सकते हैं या 3 एटम से भी आ सकते हैं, आई बात समझ, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 एटम से ये हमको तीनों मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है चूंकि मस्ट, ठीक है ना। तो 2 एटम्स अगर हमारे पास हैं तो उनसे हमको ये मिल सकते हैं, है ना, ये 3 फोटोन्स हमको 2 एटम से भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 3 एटम्स हैं तो उनसे भी ये 3 फोटोन्स हमको मिल सकते हैं अलग अलग ट्रांजिशंस में, ठीक है ना। दीज आर नॉट दी ओनली फोटोन्स दैट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, और भी इनके अलावा भी मुझे और भी बहुत सारे फोटोन्स मिल रहे हैं, लेकिन ये जो फोटोन्स है, ये 3 फोटोन्स हैं, ये या तो 2 एटम से आएंगे या 3 एटम से आएंगे, यही सीधी सी बात है कि नहीं। चलिए, तो 2 सवाल हो गए हमारे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, ट्रांजिशन मारता है n=3 से n=2 में,
10⁻⁸ सेकेंड में, ठीक है। तो हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ द टॉर्क, मतलब टॉर्क जो आएगा उसमें 10 का कितना पावर लगा होगा, है ना, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इन दिस पीरियड यूजिंग द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है रिलेशनशिप, हमको पता है, dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। हमको यहाँ पे एवरेज टॉर्क निकालना है, तो एवरेज टॉर्क, टॉर्क एवरेज इज सिंपली डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, है ना, बराबर है। और डेल्टा एल मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, n2 इंटू एच बाई टू पाई, हमको तो फॉर्मूला पता ही है, माइनस n1 इंटू एच बाई टू पाई डिवाइड बाई जो भी हमको टाइम लगा डेल्टा टी, ठीक है। अब n2 कितना है 2, n1 कितना है 3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस एच बाई टू पाई डिवाइडेड बाई 10⁻⁻8, ठीक है। तो -1/2 एच की वैल्यू 6.63 10⁻−34, और इसमें हमारे पास ये चला जाएगा 10⁻, है ना, 8 चला जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 6.63 बाई 2 पाई इंटू 10⁻−26, ठीक है। तो ये है हमारे पास, और ये जो चीज है इस चीज की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। 2 पाई कितना हो जाएगा 6.28, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा। तो जो एवरेज टॉर्क है, टॉर्क एवरेज, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो ये 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए मतलब 10⁻⁻26, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रहा, तो अपन टिक कर देंगे आंसर बी को। एचसीवी में भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे गलतियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एचसीवी कैन नेवर बी रॉन्ग, यस, समटाइम्स वी ऑल आर ह्यूमन, सो वी आर प्रोन टू मिस्टेक्स, सॉरी। तो ये गलती है, इसको आप लोग सुधार लो, दिस विल बी योर आंसर, यस, सिंपल। Question number 4. In which of the following transitions will the wavelength be minimum? Wavelength minimum का मतलब होता है क्या, एनर्जी मैक्सिमम। फोटोन की एनर्जी पढ़े हैं ना हम, कितनी पढ़े हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और हमको पता है कि दो कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा n बढ़ता जाता है वैसे वैसे दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत एनर्जी डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी। 3 और 4 के बीच में एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया, 4 और 5 के बीच में एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा कम हो गया। तो हमको वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम विल बी बिटवीन 1 एंड 2, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में ट्रांजिशन करेगा तो इट विल हैव मैक्सिमम, इट विल गिव आउट अ फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेवलेंथ, सो आंसर विल बी डी, सिंपल। चलिए अगला सवाल ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। अच्छा, हमको रेडियस का फॉर्मूला पता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, आर इक्वल्स आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आर नॉट कॉन्स्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि एन तो फिक्स्ड है, एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखे रखा है ना। अब जिसका z सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस मिनिमम होगा, क्योंकि n की वैल्यू तो फिक्स्ड है, n और r नॉट ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। z मतलब एटॉमिक नंबर, तो z एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, इसका मतलब कौन सा होगा इनमें सबसे ज्यादा z, डबली आयोनाइज्ड लिथियम का z सबसे
ज्यादा होगा, है ना। उसका Z3 होता है ना, इन सब में, इन चारों ऑप्शंस में से Z सबसे ज्यादा D का है, सो D विल बी द राइट आंसर। यस। All right, so next question, in which of the following systems will be the wavelength corresponding to n is equal to 2 to n is equal to 1 be minimum? अब हमको पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला। वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 and n2 आर द ऑर्बिट नंबर्स। यस, तो यहाँ तो ये फिक्स्ड है, n1 और n2 तो यहाँ पे फिक्स कर दिया, रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी फिक्स्ड है, ठीक है, और ये भी फिक्स्ड है ना। हमको देखना है कि वेवलेंथ मिनिमम कब होगा। वेवलेंथ मिनिमम होगा मतलब z सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो z जिसका सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। ठीक है, जितना ज्यादा z 1 बाई लैम्डा, उतना ज्यादा लैम्डा उतना ही कम। ठीक है, सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स में रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम एज अ फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। मतलब स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ n है, ये ग्राफ्स में दिखा रहा हूँ, एक मिनट, है ना। तो ये है हमारे ग्राफ्स, चार ग्राफ्स है, ए बी सी और डी। ये हमको पता है कि जो v का फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v नॉट इंटू जेड बाई एन। ठीक है ना। v नॉट क्या है, v नॉट एक कांस्टेंट है ना, और z जो है, z भी हमारा फिक्स्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आ रहा है वो आएगा v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, v नॉट और z को मिला के एक कांस्टेंट लिख दिया, v इज इक्वल टू k बाय n। तो v हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k बाय x, एक्स वाई इज इक्वल टू k, है ना। k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी C। सिंपल। चलिए अगला सवाल, एज वन कंसिडर्स ऑर्बिट्स विथ हायर वैल्यूज ऑफ n इन अ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, किसी भी हमारा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, ये तो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, है ना। ये तो हमको पता है, पता होना चाहिए। और टोटल एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब ये जो है z तो फिक्स हो गया, ये न्यूमरेटर हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -27.2 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है, बाई एन स्क्वायर। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ये न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा, तो ये टर्म का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये कम नेगेटिव होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव होती जाएगी, मतलब कम नेगेटिव मतलब बढ़ती जाएगी, सो द आंसर विल बी बी, है ना, सिंपल। All right, next question. Energy of an atom or ion in its ground state is -54.4 electron volt. It may be. एनर्जी का फॉर्मूला को पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और चूंकि ग्राउंड स्टेट दिया हुआ तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1, है ना। तो ये करोगे तो आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 2। सीधी सी बात है, हीलियम प्लस है ना। सिंपल सा सवाल, खाली फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल।
All righty, next question. Radius of the shortest orbit in a one electron system is 18 picometer, है ना? ये क्या हो सकता है? अब रेडियस का फॉर्मूला फिर से हमको पता है, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना? शॉर्टेस्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू कितनी डालेंगे हम? 1 डालेंगे, और आर नॉट की वैल्यू, ये बोर रेडियस है, ये कितना होता है? 52.9 पिकोमीटर होता है, 52.9 पिकोमीटर बाई जेड, और ये हमको दिया हुआ है कितना? 18 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से जब करोगे तो जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52.9 डिवाइडेड बाई 18, ये ऑलमोस्ट कितने के बराबर हो गया? ऑलमोस्ट 3 के बराबर हो गया, है ना? नॉट एग्जैक्टली 3 बट 3, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो इस हिसाब से ये एटम हमारा क्या होना चाहिए, या फिर आयन जो है ये लिथियम प्लस होना चाहिए, ठीक है, लिथियम प्लस प्लस। सिंपल है, देखो कितने सिंपल सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, हमको पता है ना, पहला एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो दूसरा है उसमें एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हाइड्रोजन एटम है ना? और ये इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक गया, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक गया। मतलब अब हमको निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्या होता है? 2h/2 और पहले स्टेट में क्या हो गया? h/2। तो कितना हो गया ये बताओ? ये हमारा हो जाएगा h/2। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाई 2π, ठीक है। तो ये आंसर ऑलमोस्ट ये 1 के आसपास आएगा, 1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो ए विल बी योर आंसर, ठीक है, सिंपल। Alrighty, next question क्या है? Which of the following parameters are the same for all hydrogen-like atoms and ions in their ground states? Hydrogen-like species की बात हो रही है। रेडियस ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, r इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। n तो फिक्स्ड है, आर नॉट भी फिक्स्ड है, लेकिन z चेंज होगा तो r चेंज होता जाएगा, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू क्या होता है? v नॉट इंटू जेड बाई एन। यहाँ पे भी हिसाब गड़बड़ है क्योंकि ये z पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। एनर्जी ऑफ द एटम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे भी जेड आ गया, है ना? तो अलग अलग आइटम्स के लिए या अलग अलग स्पीशीज के लिए जेड अलग होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यस, ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये NH/2π होता है और n की वैल्यू फिक्स्ड है। n क्या ग्राउंड स्टेट में है ना, n सबके लिए 1 है, तो कोई भी इसमें कहीं पे भी z नहीं आ रहा है, तो कोई भी स्पीशीज हो, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑलवेज रिमेन्स द सेम फॉर ऑल दीज स्पीशीज, ठीक है, आंसर विल बी डी, सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, लेजर ट्यूब में सारे फोटोन्स जो होंगे सेम वेवलेंथ के होंगे? ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेजर ट्यूब में जो लेजर बीम है हमारी, है ना, बहुत ही पतली सी बीम होती है, कॉन्सेंट्रेटेड बीम होती है ना। इसको सारे जो फोटोन्स हैं मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट एग्जैक्टली। कुछ फोटोन्स होंगे जो थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, ठीक है, सो नॉट नेसेसरली कि सारे सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, ये गलत है। सेम वेवलेंथ हो इन सब का, हाँ, वेवलेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ हो ये जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। सेम एनर्जी नहीं, बिकॉज hc/λ होता है एनर्जी फोटोन का, तो लैम्डा अलग अलग है, तो सेम एनर्जी भी गलत है। सेम स्पीड, यस, जितने भी फोटोन्स है सब कितने स्पीड से ट्रैवल करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। तो अज्यूमिंग कि ये जो लेजर बीम है वो हमारा वैक्यूम में है ना, जो लेजर है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, तो सब के सब इस c स्पीड से ट्रैवल करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर per second. So that will be our answer, and this concludes our session. Thank you and have a nice day.